हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी पांडे, आपकी सोशियोलॉजी एजुकेटर, और आ गई हूं आपके लिए फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस ईयर 2022-23 का मास्टर प्लान लेके। सो आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत अच्छे भी हैं। आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। और इसी के साथ में जैसे कि आप जानते हैं कि बाकी सारी चीज़ें तो चल रही होंगी, पढ़ाई भी कर रहे होंगे, ध्यान भी होगा अपनी एग्ज़ाम्स की डेट्स को लेके और अपने जो भी पूरा स्केड्यूल आप बना के पढ़ रहे होंगे इन सारी चीज़ों को लेके। बट स्टिल एक थोड़ा सा डर हमारे मन में रहता है ना, कि बहुत जल्द जो है बोर्ड एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, कैसे पढ़ाई करूँगा या करूँगी, कैसे जो है मुझे क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, क्या आएगा एग्ज़ाम में, किस तरीके से मुझे अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है। ये हर एक स्टूडेंट के अंदर होता है। सभी स्टूडेंट्स को ये डाउट ज़रूर रहता है कि भाई, मतलब एक डाउट तो नहीं बोलेंगे, हाँ, बट चिंता रहती है ना, अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस को लेके। बट आपकी चिंता को थोड़ा सा कम करने में आ गई हूँ। मैं लेकर आई हूँ आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशंस होने वाले हैं 2022-23, और जैसे कि हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई नोटिफिकेशन की एक्सपेक्टेड डेट जो हैं वो फरवरी मंथ तक मानी जा रही है कि तब से जो है एग्जाम्स वगैरह आपके बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब हमारे पास में लास्ट 3 मंथ्स ही बचे हैं। तो ये जो लास्ट 3 मंथ्स हैं, इसके लिए बोर्ड एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, एक प्लान क्या होना चाहिए, किस तरह से इवन सभी सब्जेक्ट्स को लेके आपको कैसे पढ़ाई करनी है, आप क्या एक अपना स्केड्यूल बनाओ कि आप बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आ सको अपने बोर्ड एग्जाम्स में। सो हियर आई एम विथ योर क्लास 12 सोशियोलॉजी मास्टर प्लान लास्ट 3 मंथ्स बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटेजी ईयर 2022 एंड 23। तो जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि आप सभी के मन में ये चीज़ें चलती होंगी कि कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे। तो स्टूडेंट लाइफ का एक ये चीज़ ज़रूर होती है कि हम लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं, बट वो एग्जीक्यूट करने में ना बहुत टाइम लग जाता है। इवन एग्जीक्यूट करने पर भी सोचते हैं। मतलब मैं ये बोल रही हूँ सिंपल भाषा में कि हम सभी अपने एग्ज़ाम्स को लेके प्लान बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, और पहले पूरा सोचते हैं कि कैसे मुझे कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। फिर उसके बाद में जब प्लान बन जाता है, अब इसके एग्जीक्यूशन पर भी सोचना स्टार्ट कर देते हैं। हम सभी इतनी थिंकिंग करते हैं ना कि टाइम पास होता चला जाता है। आप में से बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अभी तो 3 मंथ्स हैं, हम आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, बट टाइम ना बिल्कुल ऐसे चुटकियों में निकल जाता है और पता भी नहीं चलेगा आपको कि ये 3 मंथ्स कहाँ चले गए। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो स्टार्टिंग से ही अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनाए रखे होंगे, रिवीजन करते रहते होंगे। तो आप लोगों को मतलब एग्ज़ाम टाइम तक आते आते तक बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं एग्ज़ाम आते टाइम पर पढ़ते हैं, कुछ ऐसे होते हैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ते हैं। बट यू ऑल नो कि सक्सेस का ना सिर्फ एक ही मंत्र है, जस्ट डू प्रैक्टिस एंड रिवीजन। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, आप उतने अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। मतलब अब तक अगर आप देखो आपकी क्लास में जो भी ज़्यादा स्कोर्स लाते होंगे, जिनके भी अच्छे मार्क्स आते होंगे, तो ऑब्वियस है कि वो बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, वो रिवीजन कर रहे हैं। देखो, एक सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि हम पढ़ते हैं, हमको सारे कंसेप्ट आते हैं, बट जब हम एग्जाम में जाते हैं क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो समझ में नहीं आता। दूसरी चीज़, हमने पढ़ा भी है, हमने आंसर राइटिंग करने की एक आध बार कोशिश भी करी है, लिख के भी देखा है, तब हमको याद हो गया था, लेकिन हमने रिवाइज नहीं किया, तो हमको एग्जाम में अच्छे से प्रॉपरली याद नहीं आया कि हम क्या लिखें। और एक वो भी होते हैं जो सारा प्लान बनाते हैं, पढ़ाई करते हैं, रिवीजन बार बार करते हैं, और वो एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। अब बहुत अच्छे मार्क्स तो आप सब लेकर आते हो, आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो ऐसा सोचता होगा कि अरे नहीं, बस मेरे तो इतने आ जाएं तो मेरा काम हो जाएगा। अगर ऐसा सोच भी रहे हो तो थोड़ा सा अपने थॉट प्रोसेस को बदलो, क्योंकि आप जितने अच्छे मार्क्स लाओगे वो आगे आपको काम आएगा। जैसे कि आप जानती हो कि 12th के बाद में आपको कॉलेज वगैरह सेलेक्ट करने हैं, फिर अब तो जैसे CUET का एग्जाम्स वगैरह भी होते हैं, आपके मार्क्स, आपके परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। तो इसलिए ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अब मार्क्स अगर ज़्यादा अच्छे लाने हैं तो पढ़ाई भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और पढ़ाई बहुत अच्छे करने के लिए जो प्लानिंग हम कर रहे हैं वो भी बिल्कुल मास्टर लेवल की होनी चाहिए। तो इसीलिए ये मास्टर प्लान जो है ना, ये आपकी स्ट्रैटेजी को भी बताएगा कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, क्या क्या आपको पढ़ना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं
आपकी टीचर आपके लिए क्या क्या ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ, क्या हम आगे करने वाले हैं, आपके कैसे डाउट्स को भी आपको सॉल्व करना है, आपको किस वे में पढ़ाई करनी है, एक्स्ट्रा क्या करना है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि अब बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहे हैं तो 24/7 जो है बस पढ़ते ही रहेंगे, साथ में थोड़ा सा टाइम भी चाहिए ना, थोड़ी सी स्पेस भी चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब एग्ज़ाम होगा, है ना, जब हम पढ़ाई मतलब जब हम अपना एग्जाम लिखने के लिए जाएंगे इतना सब पढ़ लिख के, तो एग्जाम को कैसे आंसर करना, मतलब जो क्वेश्चंस होंगे कैसे आंसर करना है, पैटर्न क्या होगा पेपर का, साथ ही साथ में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कौन से चैप्टर से कैसे आएंगे। तो आपके जितने भी डाउट्स थे वो सारे के सारे आज के इस लेक्चर के अंदर क्या होने वाले हैं, आंसर होने वाले हैं। फिर भी कोई चीज रह जाती है तो आप मुझसे, जैसे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, कमेंट सेक्शन में पूछो, बेझिझक पूछो, आपके सारे डाउट्स को आंसर करने के लिए मैं हूँ। क्लियर? सो आई थिंक सो हमको सेशन को स्टार्ट करना चाहिए और हमारा मास्टर प्लान है क्या, इसे हमें जानना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर योर क्लास 12th सोशियोलॉजी। जैसे कि आप सभी जानते हैं 2 बुक्स हैं आपके पास में, है ना, 2 बुक्स हैं। अच्छा, अभी तक जितना पढ़ा, जो भी पढ़ा वो अच्छी बात है, पर अभी और आगे क्या कर सकते हो, हर एक स्टूडेंट के लिए होगा यहाँ पे, जिसने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी उसके लिए भी, जिसने पढ़ाई स्टार्ट करी है बट कंसिस्टेंसी नहीं बन रही, और जो स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी बना के रखे हो उनके लिए भी। मतलब कि बिल्कुल टॉपर, एवरेज और साथ ही साथ में जिनके ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आते, लो ग्रेड्स, हर एक स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर मान लो किसी टेस्ट में, क्लास टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे और ऐसा सोच रहे हो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में मेरे नहीं आएंगे, तो अपने आप को इतना ज़्यादा अंडररेट मत करो। ठीक है, आपको ये बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, पर कैसे, थोड़ा सा प्लानिंग को समझ लेते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट बुक है हमारी इंडियन सोसाइटी। ओके, सेकेंड बुक है हमारी सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। दोनों बुक्स से मिला के 40 मार्क्स से इस बुक से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं और 40 मार्क्स आपके इस बुक से क्वेश्चंस आने वाले हैं। थोड़ा सा चैप्टर्स देखते हैं कि कौन कौन से आ रहे हैं, आपको पता होगा बट लेट मी एक बार, और जिनको नहीं पता उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो अगर हम बुक 1 के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो आपकी बुक है इंडियन सोसाइटी, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स आ रहे हैं। कितने चैप्टर्स आ रहे हैं? सिर्फ 4 चैप्टर्स यहाँ से जो है आने वाले हैं इंडियन सोसाइटी से। चैप्टर नंबर 2 The demographic structure of Indian society, clear. Chapter number 3 social institutions, continuity and change. Chapter number 5, हाँ, फर्स्ट नहीं आ रहा है, फोर्थ नहीं आ रहा है, ये अगर आपको नहीं पता था तो लेट मी टेल यू, ये दोनों चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं? सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, एंड चैप्टर नंबर 6 द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। सिर्फ 4 चैप्टर्स। लेकिन ये जो 4 चैप्टर्स है ना, ये मतलब सारे चारों के चारों चैप्टर्स में से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं? 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। टोटल कितना हो गया? 40। क्लियर? 40 इस बुक से आ रहे हैं। सेकेंड बुक पर चलें, आप लोग नोट करना ये, ठीक है, ये सारी चीज़ों को आप समझना, नहीं नोट कर रहे हो तो समझो। ठीक है, ये 4 चैप्टर्स यहाँ से। बुक 2 की अगर हम बात करें, यहाँ से हमारे पास में आ रहे हैं 5 चैप्टर्स। बुक सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडियन सोसाइटी, चैप्टर नंबर 1 स्ट्रक्चरल चेंज, चैप्टर नंबर 2 कल्चरल चेंज। ओके, चैप्टर नंबर 4, थर्ड चैप्टर नहीं आ रहा है, अगर आपको नहीं पता था कट कर दो चैप्टर नंबर 3 को। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी, चैप्टर नंबर 5 चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। यू ऑल नो ये दोनों चैप्टर्स आपस में रिलेटेड हैं, ये दोनों चैप्टर्स आपस में रिलेटेड हैं। यहाँ पहले स्ट्रक्चर की फिर कल्चर की बात होती है, यहाँ पहले रूरल फिर इंडस्ट्रियल या अर्बन सोसाइटी की बात होती है। लास्ट इज योर सोशल मूवमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8। तो देखो यहाँ देखो, हमारी जो बुक 1 है इसमें से आ रहे हैं 4 चैप्टर्स। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 2, 3, 5 एंड 6। बुक 2 जो है हमारी, उसमें से कितने चैप्टर्स आ रहे हैं? 1, 2, 4, 5 एंड 8। अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो आपके चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 सिर्फ 5 मार्क्स। क्लियर? आपका चैप्टर नंबर 4, 5 और 8 जो है यहां से 10 मार्क्स हैं। अगेन टोटल कितना हो गया? 40। क्लियर? अगेन हमारा कितना हो गया? 40 हो गया। मैं थोड़ा सा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और यहाँ पर लिख रही हूँ, क्यों लिख रही हूँ अभी आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो यहाँ पर अगर हम मार्क्स की बात करें तो देखो, ये चैप्टर से 10, ये भी 10,
मतलब बुक 1 में सभी चैप्टर से 10 10। बुक 2 जो हमारी है उसमें चैप्टर नंबर 1 5, चैप्टर नंबर 2 5, बाकी सब 10 10। क्लियर? ये चीज हमको पहले से पता है, ये क्लियर है। ये इसलिए बता दिया कि आप अभी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझोगे कि क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। टोटल कितना हो गया हमारा 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का हमारा पेपर होने वाला है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। अब अगर हम बात करें एग्जाम के पैटर्न की, ठीक है, तो ये जो आपके ये इतने चैप्टर्स है ना, 5 4 9 चैप्टर्स, इनमें से आपसे वो पूछेंगे 38 क्वेश्चंस। ठीक है, कितने क्वेश्चंस पूछेंगे? 38। और 38 क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा है। देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आप ही लोगों के लिए बनाया है, आप लोग इसको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। आई होप सो आपने पहले करके रखा है, आपको पता है ये सारी चीज़ें, बट एक बार और मैं आपको बताऊं कि टोटल जो है हमारा 80 मार्क्स का पेपर होगा। 3 आवर्स हमको टाइम मिलेगा और 38 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। ये 38 क्वेश्चंस को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। जो आपका सेक्शन ए है उसमें 20 क्वेश्चंस दे विल आस्क फ्रॉम यू। ठीक है, वो कितने क्वेश्चन पूछेंगे? 20 क्वेश्चन। ये सारे के सारे एमसीक्यू हैं, तो हमको इसमें हर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क मिलने वाला है। क्लियर? सेक्शन ए 20 एमसीक्यूज 1 मार्क ईच, टोटल कितने मार्क्स हो गए? 20। सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, 21 से लेके 29 तक क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी टोटल 9 क्वेश्चंस पूछेंगे, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेगा और 30 वर्ड लिमिट में आपको आंसर करना है। कितनी वर्ड लिमिट में? 30 वर्ड लिमिट में। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 30 to 35 यानी 6 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स पर क्वेश्चन यानी ईच, 80 वर्ड लिमिट। कितने में आंसर करना है? 80 वर्ड लिमिट में। सेक्शन डी 36 to 38 ओनली 3 क्वेश्चंस, 6 मार्क्स ईच और वर्ड लिमिट 200। तो आप देख रहे हो मार्क्स के साथ में वर्ड लिमिट भी बढ़ती चली जा रही है और क्वेश्चंस कम होते जा रहे हैं। दैट मीन्स दे एक्सपेक्ट कि आप अच्छे आंसर लिखोगे लॉन्ग और शॉर्ट में। नेक्स्ट, ये जो 36 क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं, 36, 37 एंड 38। जो ये 36 क्वेश्चन है ये पैराग्राफ बेस्ड होगा। एक पैराग्राफ वो आपको दे देंगे और फिर आपसे बोलेंगे इस क्वेश्चन को आंसर कर दो। क्लियर है? पैटर्न क्लियर है या नहीं, मुझे ये चीज़ बताओ। क्लियर है ना? अब आप देख रहे हो कि मार्क्स कितने कितने हैं, 1 2 4 6, यानी इतने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैं लिख लूँ यहाँ पे 1 2 4 एंड 6, 38 क्वेश्चंस हैं। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से रहेगा। क्लियर? अब मैं आपको ये क्या चीज़ समझा रही थी, इस पर थोड़ा सा हम आते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम का पैटर्न बता दिया, मैंने आपको बता दिया वेरी शॉर्ट पूछेगा, शॉर्ट पूछेगा, लॉन्ग पूछेगा। ये चीज़ें आपको पहले से पता थी, बट एक बार मैंने वापस से आपको बता दिया। अब थोड़ा सा रिलेशन बनाते हैं। देखो 9 चैप्टर्स, ये चैप्टर्स, इन चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो हमने देख लिया। अब एग्जाम का पैटर्न हमने समझा। अब ये चीज़ आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए कि एमसीक्यू जो हैं वो हर एक चैप्टर से आएंगे। ठीक है, अगर हम बोले कि टोटल 9 चैप्टर्स हैं और हमसे एमसीक्यू वो कितने पूछना है? 20, है ना? तो अगर हम 9 into 2 करें कि एक चैप्टर से अगर 2 एमसीक्यू भी आते हैं तो 18 हो रहा है, तो कहीं एक आध चैप्टर से 1-2 एमसीक्यू और आ जाएंगे। क्लियर? अब आप देखो एक चीज़ और देखो, आप यहाँ पे देखो, ये जो बुक 2 का चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 2 है, ये सिर्फ 5 मार्क्स के हैं। अब मैं आपको क्या चीज़ समझा रही हूँ, अब ध्यान से सुनना है ना। ये सिर्फ कितने मार्क्स के हैं? 5 मार्क्स के हैं। तो इन चैप्टर्स में से एक भी क्वेश्चन लॉन्ग तो आ ही नहीं सकता है। तो अगर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को प्रिपेयर कर रहे हो तो इसको सिर्फ वेरी शॉर्ट या शॉर्ट के हिसाब से प्रिपेयर करो। कैसे प्रिपेयर करो कि या तो 2 मार्क्स का पूछेगा या तो 4 मार्क्स का पूछेगा। अगर 4 मार्क्स का पूछा तो एक एमसीक्यू पूछ लेगा, है ना? तो देखो 4 + 1 कितने हो गए? 5 मार्क्स हो गए। सेम चीज यहां से अगर मान लो वेरी शॉर्ट पूछता है तो 1-2 वेरी शॉर्ट पूछ के बाकी एमसीक्यू पूछ लेगा। 5 मार्क्स में ही पूछना है उसको। समझ रहे हो क्या चीज बोल रही हूँ मैं? कि मान लो चैप्टर नंबर 1 जो है यहाँ बुक 2 में, ये सिर्फ 5 मार्क्स का है और यहाँ पर जो क्वेश्चंस के अगर हम मार्किंग देखें तो या तो 1 2 4 या 6, तो 5 मार्क्स में या तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा प्लस एक ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, या तो 5 मार्क्स में
2 वेरी शॉर्ट, 1 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, या फिर 1 वेरी शॉर्ट और 3 ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। समझ रहे हो? इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ो। अब मैं ये चीज़ आपको समझा रही हूँ कि अगर आप में से अभी तक कोई भी इन 2 चैप्टर्स में से लॉन्ग आंसर के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो आप गलत कर रहे हो, ठीक है? तो आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है थोड़ी सी गलत है, उसको थोड़ा सा चेंज करना है। अच्छी बात है, आपने एक्स्ट्रा पढ़ लिया तो आपको काम ही आएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा वो, मैंने आपको बोला ना, मास्टर प्लान होना चाहिए, ऐसा नहीं नॉर्मल प्लान नहीं, मास्टर वाला प्लान बनाओ। तो इसीलिए यहाँ पर लॉन्ग आंसर के लिए आपको प्रिपेयर करना ही नहीं है, आपको सिर्फ वेरी शॉर्ट और शॉर्ट के लिए करना है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये जो चैप्टर नंबर 8 है सोशल मूवमेंट्स, इसमें से 100% आई एम श्योर कि एक क्वेश्चन तो वो 6 मार्क्स का देगा ही देगा, ठीक है? अब देखो थोड़ा सा और समझो, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव आपने समझ लिए, ठीक है? आपने ये 2 चैप्टर्स को भी समझ लिया। अब थोड़ी सी बात करते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। देखो 1, 2, 4 और 6 मार्क्स के कितने क्वेश्चन पूछ रहा है? ओनली 3 क्वेश्चंस, और इसमें से भी एक पैसेज बेस्ड है, कहीं से भी आ सकता है किसी भी चैप्टर्स में से, पर कौन कौन से? या तो ये 4 या तो ये 3, इन्हीं में से पूछेगा। दूसरी चीज, चैप्टर नंबर 8 से एक क्वेश्चन तो वो पूछेगा ही पूछेगा लॉन्ग का, तो एक क्वेश्चन यहाँ चला गया लॉन्ग का, ठीक है? 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, उसमें से एक पैसेज बेस्ड है। पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चन वो आपसे इन चैप्टर्स में से हो सकता है पूछ ले, यहाँ से भी पूछ सकता है, लेकिन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से वो पूछे, तो पैसेजेस को अच्छे से प्रिपेयर करो। यहाँ इन दोनों चैप्टर्स में से भी एक क्वेश्चन लॉन्ग का आपका आएगा ही आएगा। समझ रहे हो मेरी बात क्या बोल रही हूँ मैं? कि 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं 6 मार्क्स के, एक क्वेश्चन चैप्टर 8 से आएगा, एक क्वेश्चन 4 और 5 में से आएगा, और एक इन चारों में से आएगा। क्लियर? मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस इनमें से ही बनने वाले हैं, बट प्रिपेयर कैसे करना है? कोशिश करो पैसेजेस को रीड करो, पैसेजेस दिए रहते हैं, आपको रीड भर करना है। क्लियर? अब मैंने आपको एमसीक्यू भी बता दिए, मैंने आपको ये वाला भी बता दिया, मैंने आपको ये भी बता दिया कि इन ये जो 2 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन है वो इन चैप्टर्स में से 1-2 तो आएंगे ही आएंगे, तो उसको ऐसे प्रिपेयर करो। अब मैं आपको एक ब्रेकेज बताती हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं चैप्टर नंबर 8 का। मान लो उन्होंने चैप्टर नंबर 8 में से एक क्वेश्चन आपसे पूछा 6 मार्क्स का, मान लो उन्होंने 2 ऑब्जेक्टिव पूछे, तो अब कितने मार्क्स बच रहे हैं? 2 मार्क्स ही बच रहे हैं ना। मान लो कि उन्होंने 6 मार्क्स का आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा, एक उन्होंने 2 मार्क्स का आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लिए, तो ये हो गए 8 मार्क्स। कितने बच रहे हैं? 2 मार्क्स और बच रहे हैं। या तो वो एक वेरी शॉर्ट पूछेंगे आपसे 2 मार्क्स का, या फिर वो आपसे एमसीक्यू ना पूछते हुए 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे। बट मेजर चीज जो मुझे लग रही है वो ये है कि या तो एक क्वेश्चन यहाँ से लॉन्ग का आएगा, एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट का आएगा, और 2 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू आएंगे। अब आप समझ रहे हो कि आपको पढ़ना किस तरीके से है। अगर आप अभी बिल्कुल ऐसे लेमैन की तरह शुरू हो ना कि हाँ ये चैप्टर भी पढ़ लिया, ये चैप्टर भी पढ़ लिया, ये चैप्टर भी पढ़ लिया, कंसेप्ट्स क्लियर करना इज गुड, लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो कि आपकी कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बस चले जा रहे हैं, तो उसको अभी स्टॉप करो, ठीक है? अभी थोड़ा सा अपने माइंड को यूज करते हुए और फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करो कि कौन से चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आ सकता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक चीज, ठीक है? मान लेते हैं ये 2 चैप्टर का तो क्लियर ही हो गया, जो 5-5 मार्क्स के हैं, इनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना? अब ये 1, 2, 4, 6 यही क्वेश्चन आएंगे। कोई एक चैप्टर, मान लो मैंने 5 चैप्टर लिया, चैप्टर नंबर 5 पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, मैंने इसमें से 2 एमसीक्यू पूछ लिए, मैंने इसमें से एक शॉर्ट मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने इसमें से आपसे एक वेरी शॉर्ट पूछ लिया। कितने हो गए? 4 और 4 8। 2 एमसीक्यू पूछे, 2 वेरी शॉर्ट के पूछ लिए मैंने, और एक 4 मार्क्स का मैंने शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया। मेरे पास कितने मार्क्स बच रहे हैं? 2 बच रहे हैं। या तो मैं वेरी शॉर्ट पूछ लूंगी आपसे, या तो फिर मैं आपसे एमसीक्यू पूछ लूंगी। समझ रहे हो ना कि किस तरीके से पढ़ाई करनी की। अगर यहाँ से 6 नंबर का आ रहा है तो बाकी की प्रिपरेशन फिर मैं उस अकॉर्डिंग ही करूँ। कंसेप्ट बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, आपके पूरे क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट पे आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, लेकिन जब आप आंसर्स को याद कर रहे हो या आंसर्स को रिटेन करने की कोशिश कर रहे हो तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। और जैसा कि मैंने आपको एमसीक्यूज के लिए बोला, सेक्शन ए के लिए बार बार बोली है ये चीज़ कि आप चैप्टर्स को रीड करो, एक बार रीड करो, जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं साइड में लिखा। जैसे मान लो
आप पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2, आपने देखा नेशनल फैमिली प्लानिंग कमीशन जो है वो 1952 में बनी है, तो आपने देखा ये चीज़, आपने उसको साइड में कहीं नोट कर ली। और ये जो आप नोट्स बना रहे हो, ऐसा नहीं कि आज ये कॉपी मिली थी तो इसमें नोट बना लिया, आज वो कॉपी मिली थी तो उसमें नोट बना लिया, एक जगह पूरा आपके नोट्स हो। और जिस दिन आपका एग्जाम है, मान लेते हैं आपका एग्जाम है 5 मार्च एग्जाम्पल, ठीक है, तो आपको उसको क्या करना है, 4 मार्च को ओपन करना है, ठीक है, उस नोट्स को, और पूरे के पूरे रिवाइज करने हैं। उसके अलावा मत लगाओ हाथ, एक आध बार पढ़ना है तो पढ़ लो, ये चीज़ें रिटेन रहती हैं, ठीक है। और ये भी कर सकते हो कि 5 मार्च को एग्जाम है तो मान लो 8 बजे से एग्जाम है, सुबह 6-5 बजे उठे, एक बार पूरा का पूरा रीड करा और चले गए, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स वाली जो मैं आपको चीज़ बोल रही हूँ ना MCQs में, ये आपको सच में बहुत काम आएगी, ऐसे करके देखो। क्लियर? तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि पढ़ाई को जो स्टार्ट हम कर रहे थे अब तक, लेकिन एक तरीका जिसके अकॉर्डिंग हमको पढ़ना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं है। एग्जाम पैटर्न को लेके बिल्कुल क्लियर रहना कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने कितने मार्क्स के आएंगे, वर्ड लिमिट कितनी है। आंसर राइटिंग पैटर्न मैंने आपको बहुत बार बताया कि अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, 30 वर्ड्स है, जस्ट जो पूछा है उतनी चीज का आंसर करो, 30 वर्ड्स में आ जाना चाहिए। थोड़ा एक आध एग्जाम्पल लिख दो। अगर शॉर्ट का पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, 1-2 लाइन का, देन मेन पार्ट ऑफ द आंसर। आपको लॉन्ग क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन लिखना है, मेन पार्ट लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, फ्लो चार्ट्स बनानी है, हाइलाइट्स आपको तीनों में करने हैं, डायग्राम लगता है डायग्राम बनाओ, टेबल लगती है टेबल बनाओ। क्लियर? इस तरह से ही हमको आंसर्स को अपने लिखना है। ये पैटर्न जो मैं बार बार आपको बताती हूँ, सैंपल पेपर्स करवाती हूँ या जो भी चीज़ करवाती हूँ तब बताती हूँ, तो भी इन चीज़ों को याद रखा करो, ठीक है। और ये सारे जो मैं आपको आंसर राइटिंग बोल रही हूँ, ये सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही आएगा। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि हाँ हमको पता है, आंसर हमको आता है, हम एग्जाम टाइम में लिख लेंगे, आप नहीं लिख पाओगे, आप नहीं लिख पाओगे। आप कितनी भी प्रिपरेशन, मतलब आप कितना भी सोच के जाओगे ना कि मैं लिख लूंगा, आप वहां जाके कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ क्या लिखूं, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी। लेकिन अगर आप उसकी 1-2 बार घर पे प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको वहां जाके कंफ्यूजन नहीं, आपको पता है मैंने यहाँ ये चीज़ लिखी थी अपने आंसर में, तो मुझे यहीं पर ऐसे लिखना है, या ऐसे फ्लो चार्ट बनानी है, या यहाँ ये वाला पॉइंट मुझे ऐड करना है। समझ रहे हो? तो प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे ना आज से आंसर लिखने की, ठीक है। जो भी पढ़ रहे हो उसके आंसर्स लिखना स्टार्ट करो, और पैटर्न जो मैंने बताया उस अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो, ठीक है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं कि हमने पढ़ क्या क्या लिया है अभी तक, और आपके पास में क्या क्या सोर्सेज वगैरह सारा कुछ है। देखो मैं आपको बताऊं, हमने जो स्टार्ट किया था पढ़ाई करना, सो आपके जितने चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी हुई है, ठीक है। जैसे मान लो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हम पढ़ रहे हैं, अगर उसमें डेंसिटी की बात हो रही है, उसमें बर्थ रेट की बात हो रही है, अगर उसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात हो रही है, तो हर एक चीज़ का आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा टॉपिक वाइज। जैसे आपकी बुक्स में टॉपिक वाइज दिए, वैसे हमने एक एक करके सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किया है। तो जैसे मान लो आपको पूरा चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, आपको कोई एक चीज़ पढ़नी है, तो आप उसको चैनल पे जाओ, बढ़िया से देखो, और फिर वापस से अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। तो हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। सेकेंड, हमने क्या चीज़ करी है, हमने करे हैं NCERT सॉल्यूशंस। जैसे कि आप जानते हो कि आप जैसे ही चैप्टर एंड होता है तो चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस आपसे कुछ पूछे जाते हैं, बुक के अंदर कुछ क्वेश्चंस वो आपसे पूछता है, उन क्वेश्चंस को हमने आंसर किया है। और हमने सिर्फ आंसर नहीं किया है, हमने साथ साथ में आंसर राइटिंग पैटर्न भी देखा है कि आप जब अपने क्वेश्चंस को आंसर करोगे तो आपको किस पैटर्न में क्वेश्चंस को आंसर करने हैं। जब भी मैं आपको NCERT सॉल्यूशंस पढ़ाती हूं, मैं हर बार आपको पैटर्न बताती हूं कि आपको इस पैटर्न में आंसर को लिखना है। हर बार आपको ये चीज़ मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं 11th क्लास से आपको पढ़ा रही हूं, तो आपके अब वो राइटिंग में चीज़ आ चुकी होगी। अगर नहीं आई है, ठीक है, अगर नहीं आई है तो अभी से स्टार्ट करो आप इस चीज़ को, मार्क्स अच्छे आएंगे। मतलब अभी जैसे आप पढ़ के जा रहे हो, वही चीज़ आप लिख रहे हो, वही चीज़ आपका फ्रेंड भी लिख रहा है, सबने सेम ही चीज़ पढ़ी हुई है, लेकिन उसके मार्क्स कभी ज़्यादा आ जाते हैं, हमारे कभी कम आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि शायद वो इन स्टेप्स वगैरह को फॉलो कर रहा है, अपने आंसर को कुछ एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड कर रहा है, कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐड करके, है ना, हाईलाइट्स कर रहा है, शायद फ्लो चार्ट बना रहा है, शायद आपको नहीं बता रहा लेकिन खुद कर रहा है, ठीक है। तो आप भी जो है स्टार्ट करो इस एक चीज़ को। आंसर राइटिंग पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन आया तो मुझे उसको कैसे आंसर करना है। क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, क्या होता है, जैसे जब हमारे सामने कोई क्वेश्चन आया, मान लो
आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, आपने सारा कुछ पढ़ा हुआ है, सब कुछ आपको आता है, आप एग्ज़ाम देने गए। वैसे ही एग्ज़ाम वाले दिन थोड़ा सा एक अंदर से रहते ही है कि अरे एग्ज़ाम है, क्या पता कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब आप जाके एग्ज़ाम हॉल में बैठ गए, अब पेपर आया, आपने तो सब कुछ पढ़ा हुआ था, पर उसने क्वेश्चन पूछ लिया थोड़ा सा घुमा फिरा के, ठीक है। उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि देयर वाज अ स्ट्राइक्स गोइंग ऑन इन दी मतलब कॉलोनियल टाइम पीरियड, कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स वगैरह जो स्ट्राइक कर रहे थे, लॉकआउट्स वगैरह हो रहा था उस एक टाइम पे, किस तरह का सिनेरियो था, बॉम्बे टेक्सटाइल मिल स्ट्राइक के कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन करो। अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए क्वेश्चन सुन के कि क्या क्या चीज़ें पूछ ली इसने। अब पूछा क्या है उसने बस ये पूछा है कि स्ट्राइक्स चल रही थी, लॉकआउट हो रहे थे, है ना, तो इसको एक्सप्लेन करो। बॉम्बे मिल स्ट्राइक जो हुई थी, बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक, सॉरी, बॉम्बे मिल की जो टेक्सटाइल स्ट्राइक हुई थी उसके कंटेक्स्ट में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। अब हमने सिर्फ 3 वर्ड्स पकड़ने हैं कि उसने बोला क्या है क्वेश्चन में। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन में ही खो जाते हैं कि अरे ये क्या पूछ लिया, ये भी पूछ लिया, कंटेक्स्ट में, किसके कंटेक्स्ट में, होते हैं कंफ्यूज। ठीक है, मैंने तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बोला था, लेकिन बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस मेन पॉइंट्स देखने हैं, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर, और फिर उसको एक एक करके हमने एक्सप्लेन कर देना है। अब अगर हम क्वेश्चन में ही 5 मिनट लगा देंगे तो हम उसको आंसर कब करेंगे। अभी टाइम मैनेजमेंट पे भी बात करेंगे, यहाँ नोट कर लेते हैं कि आपको किस तरह से आपको टाइम को मैनेज करना है अब जब पेपर दे रहे हो तब। क्लियर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद रहनी ही चाहिए कि जब मैं आंसर लिखने बैठूं तो मेरे कुछ सेकंड्स या 1 मिनट लगना चाहिए कि मुझे क्या लिखना है इसको सोचने में, उसके बाद मेरा पेन स्टार्ट हो जाना चाहिए। क्लियर। तो ये मैं आपको बताती हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में, तो ये सारे के सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कंप्लीटेड हैं। क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कौन से पॉइंट्स ऐड करना है, कैसे लिखना है, पैटर्न क्या होगा, सब क्लियर। क्लियर। ओके, नेक्स्ट, वन शॉट रिवीजन। सभी चैप्टर्स का आपको वन शॉट रिवीजन मिल जाएगा। मतलब देखो, यहाँ पे हमने चैप्टर्स को पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा था, ठीक है, यहाँ सभी क्वेश्चंस को आंसर कर लिया था। अब इन सारी चीज़ों को एज अ होल हम पढ़ते हैं वन शॉट रिवीजन के अंदर। इसे आप कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी बोल सकते हो। इसमें हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा जो चैप्टर होता है ना उसको रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था, चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ यहाँ पढ़ी थी, इसको इससे रिलेट करो, तो वो पूरा एक चैप्टर का जो जिस्ट है ना वो हमको समझ में आ जाता है। तो अगर जैसे मान लो आपके टॉपिक्स वगैरह क्लियर हैं, आपको सिर्फ वन शॉट पढ़ना है, तो आप वो भी पढ़ सकते हो चैनल पर, ठीक है। वन शॉट रिविजन आपने पढ़ लिया। अब इसके अलावा हमने सीबीएसई सैम्पल पेपर सोल्यूशन 2022-23 सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज किया था, आपको पता है ये बात, है ना, कि किस पैटर्न में जो है मतलब क्वेश्चंस आएंगे या कैसे आपको आंसर करना है, वो पूरा का पूरा कंप्लीट है। मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्व करवा के दिया हुआ है, ठीक है, तो आप उसको भी लगा सकते हो, ठीक है। जितने पेपर्स लगाओगे उतना आपके लिए हेल्पफुल है ना, क्योंकि पढ़ लेते हैं हमको पता नहीं होता कि क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन देख के भी बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमने अभी तक देखे ही नहीं थे कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। क्लियर। तो वो चीज़ यहाँ से थोड़ी सी क्लियर होती है पेपर लगाते लगाते रहने से। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सीबीएसई सैम्पल पेपर सोल्यूशन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ये सब ऑलरेडी आपके लिए रेडी है। आप जाओ और पढ़ो, बस पढ़ना स्टार्ट करो। कैसे पढ़ना है आ रही हूँ उस पर, ठीक है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखो। नेक्स्ट, मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर सॉल्यूशन 10। मैं आपको मैग्नेट ब्रेन्स के अपने मतलब मैग्नेट ब्रेन्स ने खुद ने अपने सैम्पल पेपर सॉल्यूशंस बनाए हैं, मैंने आपके लिए बनाए हैं। 10 पेपर्स को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जो कि किस टाइटल से हैं, मैग्नेट ब्रेन्स सैम्पल पेपर सॉल्यूशंस एंड 10 पेपर्स हैव बीन सॉल्व्ड। तो आप जस्ट जाओ, पेपर्स देखो। देखो, 2 तरीके से सैम्पल पेपर आप कर सकते हो, मैं आपको बताऊं। एक तरीका ये है कि जैसे ही आप मेरे लेक्चर पर जाते हो ना, आप उसको अभी प्ले मत करो, आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाओ। आपको पता ना एक डिस्क्रिप्शन होता है नीचे पूरे, उसका डिस्क्रिप्शन पे आपने क्लिक किया, वहां पे आपको उस पेपर का एक पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आपने पीडीएफ डाउनलोड करा, आपने देखा पूरा का पूरा पेपर। अब पढ़ाई तो इतने साल भर से कर ही रहे हो ना, इतनी चीज कर पाओगे। पेपर आपने देखा, आपने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आप उसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करना है आपको पता है ना, पेपर कितने टाइम में होगा, 3 आवर्स में। आप अपने घर में बढ़िया खाना पीना सब खा के, हर एक काम से फुर्सत होके बैठो एक रूम में, 3 आवर्स का टाइमर लगाओ, ठीक है, 3 आवर्स का टाइमर लगाओ और फिर इस पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। 3 घंटे से 1 मिनट ज्यादा नहीं और 1 मिनट कम नहीं,
तब तक बैठना है, तब तक पूरा पेपर लिखना है। इससे क्या होगा, आप प्रैक्टिस में आ जाओगे कि जब मैं पेपर देने जा रहा हूँ तो आपको बड़ा अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है, यू आर ओके कि हाँ मैं कर सकता हूँ। क्लियर? तो वो आप एक काम कर सकते हो। और फिर सॉल्यूशन पर आओ, फिर वीडियो प्ले करना है, ठीक है, और पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखो कि क्या मैंने सही किया है, क्या मैंने गलत किया है। ये आइडियल तरीका है। दूसरा भी तरीका है, वो भी आइडियल है, लेकिन थोड़ा सा उसको मैंने आपके लिए बना दिया कि चलो ठीक है, आपके लिए अच्छा है वो। आप एक चीज कर सकते हो, आप पहले ये पूरे सॉल्यूशन देख लो। पूरा एक पेपर आपने देखा, आपने पूरा सॉल्यूशन देख लिया। अब आपके पास में ये वाला एक्सक्यूज भी नहीं है कि मुझे आता नहीं था, मैंने पढ़ा नहीं था। अब आपको सारी चीज आती है। आप स्टिल 3 आवर्स का टाइमर लगाओ और बैठो और आप उस पेपर को डाउनलोड करके सॉल्व करना स्टार्ट करो। अब आपको चीटिंग नहीं करनी है, अब ना आपको बुक खोलनी है, ना अब आपको वीडियो पे जाना है। अब आपको सिर्फ बैठ के लिखना है। आप देखो कि पढ़ने के बाद भी कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें छूट रही हैं, क्या चीज़ रिटेन हो पा रही है, क्या चीज़ नहीं हो पा रही है, कौन से चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से क्वेश्चंस में इजीली कर पा रहा हूँ, कौन से क्वेश्चंस में मुझे टाइम लग रहा है, कौन से क्वेश्चंस मेरे छूट जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, पेपर छूट जाता है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस छूट गए, ये चीज़ नहीं कर पाए, ये चीज़ पे हम टाइम नहीं दे पाए, तो वो भी है ना, वो उस चीज़ को आप यहाँ से अपना ठीक कर सकते हो। क्लियर? इतनी चीज़ें आपके लिए ऑलरेडी रेडी हैं, तो आप ये पढ़ सकते हो। अब आगे हम क्या करेंगे, ठीक है, आगे हम क्या क्या करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता दूं, फिर एक प्लानर भी बना के दूंगी मैं आपके लिए। सबसे पहली चीज जो हम करेंगे, इनमें से बहुत सी चीजें हम पहले कर चुके हैं बट हम एक बार फिर से करेंगे, ठीक है, आपके न्यू जो पूरा मतलब 2022-23 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम फिर से ये काम करेंगे। हम हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करेंगे। मैंने आपसे क्या कहा कि एक चैप्टर से 2 से 3 एमसीक्यू आने की संभावना है ना, एक्सपेक्टेड है। तो हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे, 20-25 जितने हो सकते हैं। हर एक चैप्टर से हम उतने एमसीक्यूज करेंगे कि मान लो एक भी एमसीक्यू ऐसा आ गया जहां पर आपके रुकने की, अटकने की पॉसिबिलिटी थी, तो वो पॉसिबिलिटी यहाँ से क्या कर दूंगी, मैं खत्म ही कर दूंगी। पूरे एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है, हर एक चैप्टर के। 9 चैप्टर्स है ना, 9 चैप्टर से एमसीक्यूज करेंगे। कितने एमसीक्यू करेंगे, मान लेते हैं एक चैप्टर से हमने 20 एमसीक्यूज भी किए, तो कितने एमसीक्यूज हो गए हमारे, 180। अगर हम 180 एमसीक्यूज करके जाते हैं तो क्या हमसे ये 20 एमसीक्यूज गलत होंगे, हो ही नहीं सकते, चांस ही नहीं है। आप 180 करके जा रहे हो, आप 20 कहां से गलत कर दोगे, ठीक है। तो ये चीज आपकी यहां से प्रैक्टिस हो जाएगी, बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर चैप्टर वाइज है तो आपको मान लो किसी पर्टिकुलर चैप्टर का चाहिए तो आप वो भी पढ़ सकते हो। दूसरी चीज हम करेंगे चैप्टर वाइज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। मैंने आपको बताया ना 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। टोटल कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 9 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगेन मैं आपसे वही चीज कहूं कि अगर मैं हर एक चैप्टर से आपको 20, 10 या 15 एमसीक्यूज देती हूं, एक एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप मुझे बताओ क्या इतने वेरी शॉर्ट करने के बाद में आप कोई सा भी वेरी शॉर्ट ऐसा होगा जो नहीं कर पाओगे, ऑब्वियस है कर पाओगे। क्लियर? तो ये चीज हम यहां पर कर लेंगे। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आप जानते हो कि 6 क्वेश्चंस आएंगे और 4 मार्क्स के आएंगे, यानी 24 मार्क्स के शॉर्ट आंसर्स आने वाले हैं। अब 24 मार्क्स तो नहीं छोड़ सकते, हर एक चैप्टर से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, हर एक चैप्टर से, कि मान लो आ गया तो हमारे स्टूडेंट्स तो पीछे नहीं रहने चाहिए। और साथ ही साथ में लॉन्ग आंसर्स भी, ठीक है, तो शॉर्ट भी करेंगे, लॉन्ग भी करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर से करेंगे, सारे जितने आपके 9 चैप्टर सारे। हाँ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हम चैप्टर नंबर 4 और 5 से लास्ट में देख लेंगे, जो 1 और 2 से, जो स्ट्रक्चरल और कल्चरल चेंज है, क्योंकि उसमें से लॉन्ग आंसर्स आ ही नहीं सकते आपके, बट स्टिल देख लेंगे हम, ताकि आपको मान लो शॉर्ट में आ गया तो आपको कम से कम पता रहेंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो ये एक काम है जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। मतलब क्या हो गया, चैप्टर वाइज जो आपका पूरे एग्जाम का पैटर्न है वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे मान लो आप सैम्पल पेपर कर रहे हो, लेकिन आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर दिखे कि यार चैप्टर नंबर 8 में मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपने चैप्टर नंबर 8 का ये सारा कुछ चैप्टर वाइज वीडियोस खोले और देख लो। ये हम करने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि हम आराम से करेंगे, बहुत जल्द आपको ये भी मिलेंगे। जैसे आपको जितनी जल्दी मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर मिले ना, उतनी ही जल्दी आपको ये वाली चीज़ भी मिलने वाली है। क्लियर? नेक्स्ट हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व, ठीक है। हम प्रीवियस ईयर में आपसे जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं कोशिश करेंगे 5 इयर्स के पेपर्स को हम ले और उसके बाद में हम उसको सॉल्व करना स्टार्ट करें, तो एक हमको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा रहे हैं। खैर
ये एक चीज़ है कि जो आपका प्रीवियस ईयर था उसमें मतलब जैसे पहले 100 मार्क्स के पेपर्स होते थे, फिर बाद में थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो चेंज हुआ, टर्म 1 टर्म 2 हुआ बीच में कुछ रीजंस की वजह से, अब वापस से जो है वो 80 मार्क्स का पूरा हो रहा है। तो थोड़ी सी चीज़ें चेंज होंगी, बट कोशिश करेंगे कि हम उनको आंसर्स कर सकें, जिससे हमको पता रहेगा कि हमको क्या चीज़ कैसे आंसर करनी है या किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम करेंगे। अब ये है आपके लिए सबसे अच्छा जो आपको पसंद है वो वाली चीज़, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन। बिल्कुल आपके जो भी डाउट्स आते हैं उन डाउट्स को देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको बोलती हूँ आप डाउट पूछो, आप लोग डाउट पूछते हो और मुझे ऐसा लगता है कि मैं 90% स्टूडेंट्स के डाउट्स को सॉल्व करती हूँ। पर बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी ऐसे वीडियो मतलब आप किसी ऐसे लेक्चर के ऊपर डाउट पूछ लेते हो या मैंने नहीं देखा हो उसको, तो वो बहुत बार क्या हो जाता है, स्किप हो जाता है या बिल्कुल ऐसे जो है नीचे चला जाता है। फिर मुझे उसको स्क्रॉल करती हूँ, फिर आपको थोड़ा लेट रिप्लाई आता है। रिप्लाई तो आपको आता है, 100% तो रिप्लाई करती हूँ, लेकिन बहुत बार कुछ स्टूडेंट्स को जो है लेट रिप्लाई आता है, तो उसकी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे करेंगे लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, ठीक है, मतलब लाइव चलाएंगे और आपके जितने डाउट्स हैं जो जो आपको पूछना है आप सारे के सारे डाउट्स ले आना, मैं सारे के सारे आपके सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। कुछ पूछना हो कुछ समझना हो तो वो भी हम करेंगे, ये हम एग्जाम टाइम में करेंगे बिल्कुल, ठीक है। जब आपके एक्सपेक्टेड डेट्स वगैरह आने लग जाएंगे तो हम फिर जो है लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन करेंगे, बीच में भी आप बोलोगे तो बीच में भी करेंगे, ठीक है। और फास्ट ट्रैक रिवीजन, 9 चैप्टर्स हैं। अब 9 चैप्टर्स अगर आराम से पढ़ने बैठेंगे तो कम से कम 15 दिन लग जाएंगे और ज़्यादा ही लग जाएंगे। आप लोग तो स्टूडेंट्स हो, मतलब मैं तो करा देती हूँ लेकिन आपको करने में टाइम लगेगा, है ना। तो इसीलिए मैं ले आऊँगी आपके लिए फास्ट ट्रैक रिवीजन और बिल्कुल शताब्दी की स्पीड से आपको चैप्टर्स रिवाइज करवाऊँगी और बहुत ही जल्दी में जो है हर एक चैप्टर को वापस से रिकॉल कर लेंगे, तो कोई चीज़ भूलेंगे भी नहीं और ये सारा का सारा हमारा काम भी हो जाएगा। बट ये तो हम करेंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया, एमसीक्यू होगा, वेरी शॉर्ट होगा, चैप्टर वाइज ये सारी चीज़ें होंगी, पीवाईक्यूज होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लाइव डाउट सॉल्विंग, फास्ट ट्रैक, ये सब कुछ आपको क्या करना है, ये तो मैं करवा रही हूँ, सब कुछ आपको करके दूंगी, आपको सारे लेक्चर सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगी, बट आप क्या करोगे, आपका भी तो कोई प्लान होना चाहिए ना। तो यहाँ पे है आपके लिए वो मास्टर प्लान जिसे आप एग्जीक्यूट करके अपने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो और बहुत अच्छे मार्क्स भी लेके आ सकते हो। सबसे पहली चीज़ देखो मैं आपको बोलूँ, ऐसा तो है नहीं कि आपको सिर्फ सोशियोलॉजी पढ़नी है, और भी चैप्टर्स हैं आपके जिनको आपको पढ़ना है ना। तो ऐसा प्लान बनाओ कि सारे चैप्टर्स हो जाएं। और ये जो मैं आपको चीज़ बोल रही हूँ ना, जो मैं आपको बीच बीच में टिप्स वगैरह देती जा रही हूँ, ये आपके हर एक चैप्टर के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि आपको ये सिर्फ सोशियोलॉजी में करना है, हर एक चीज़ में करो, हर एक चैप्टर के अंदर ये चीज़ करो। क्लियर। देखो सबसे पहली चीज़, कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताऊँ, आपका एक प्लान होना चाहिए, आपका प्लान होना चाहिए नेक्स्ट 3 मंथ्स का। बिल्कुल भी ऐसे मत सोचना कि पंडित जी आएंगे दिसंबर की 1 तारीख को मुहूर्त निकलवाएंगे और फिर उसके बाद में आप बैठेंगे कि आज से जो है मेरी पढ़ाई शुरू होती है बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। वो कभी नहीं आता, जो होना है ना वो आज ही होएगा। ऐसा नहीं है कि आप कल पे डिपेंड हो, फिर आप कल बोलोगे अरे आज थोड़ा सा जो है आलस आ रहा है, परसों पढ़ लेंगे। फिर परसों मान लो कुछ काम बता दिया मम्मी ने, अरे आज नहीं पढ़ पाया, आज का तो दिन ही पूरा खराब हो गया, अब अगले दिन पढ़ेंगे। फिर अगले दिन स्कूल से टीचर ने कोई चीज़ बोल दी, कोई टेस्ट हो गया, अब नहीं पढ़ेंगे। ये जो हम टालने की हमारी आदत होती है ना, वो उसकी वजह से हमारे प्लान्स कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। ये मैं आपको बोल रही थी कि हम इतना सोच समझ के प्लान बनाते हैं, फिर वो प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए भी हम सोचते हैं। तो वो स्टूडेंट लाइफ इज ऑल अबाउट थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, बट नाउ इट्स टाइम फॉर एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर प्लान। तो मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ कि 3 मंथ्स का टाइम है हमारे पास में, अप्रॉक्सीमेटली मान के चलते, नवंबर हटा दो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। फेब में भी एग्जाम होने वाले हैं, तो आधा नवंबर ले लो, आधा फेब ले लो, ठीक है। अब आपके एग्जाम्स होंगे, तो उसके लिए जैसे मैंने आपसे कहा कि टोटल यू हैव 9 चैप्टर्स। मैंने आपको एग्जाम का पैटर्न भी बता दिया कि आपको इस तरह से पढ़ना है। अब मेरा एक सजेशन है आप लोगों के लिए, कोई भी एक बुक पहले उठाओ और उसको पूरा कंप्लीट कर दो। मेरा सजेशन ये है कि सबसे पहले जो वास्ट चैप्टर्स हैं, वास्ट इन द सेंस कि बल्कि चैप्टर्स, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर दी हैं, कंफ्यूजिंग है, उनको आप पहले ख़त्म करो, ठीक है। आप ऐसा मान के चलो आपके पास 3 महीने नहीं 1 महीना है, ठीक है। ये मैं उन सब के लिए बोल रही हूँ जिनने या तो पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, जिनने कर दी है, जो कंसिस्टेंसी बनाए हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, एक रिवीजन हो जाएगा। बट एटलीस्ट लिसन टू मी, 1 महीने सोचो मेरे पास में बस है, इस 1 महीने में मुझे ये 9 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। कैसे कंप्लीट करने हैं?
विथ नोट्स। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं कि सबसे पहले ये जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, ये बल्कि भी है, यानी इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट्स भी दिए हैं। उन सारे कंसेप्ट्स को रिटेन करना, हर एक मूवमेंट के बारे में याद रहे, ये चीज सबसे बड़ी चीज है। दूसरा जो आपका चैप्टर है वो है ये वाला, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। इसमें इतने सारे कंसेप्ट्स दिए हैं कि आप पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे। मतलब मैं लिटरली बताऊं, स्टूडेंट्स 15 डेज लगा देंगे इस चैप्टर को पढ़ने में, बट आपको उसका एक प्लान बनाना है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, ये जो चैप्टर दिख रहा है आपको, चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, ये रियली चैलेंजिंग है। मतलब मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, हो सकता है ये चैप्टर्स आपके लिए इजी गोइंग हो, बट कंसेप्ट्स ऐसे हैं, है ना। हो सकता है ये चैप्टर्स आपको बहुत इजीली समझ में आते हो, तो जो चीज़ पे मतलब जो चीज़ नहीं आ रही फिर आप उस पर काम करो, लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि आप इन चीज़ों पे ध्यान दो। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है ना, आप इजीली कर सकते हो, ओके। ये 4 और 5 चैप्टर भी आप इजीली कर सकते हो, बट यू नीड टू फोकस ऑन दीज चैप्टर्स। समझ रहे हो, इन चैप्टर्स के ऊपर आप फोकस करो। आप क्या काम करो, जैसे आज मैंने आपको प्लान बनाया, आज आप भी अपने अकॉर्डिंग प्लानिंग करोगे सारी चीज़ें। आप पढ़ने बैठो, मान लिया आपने कल से पढ़ने बैठे, ठीक है। आपने सबसे पहले चैप्टर 8 उठाना है। आप ना देखो, हम लोग कैसे पढ़ाई करते हैं कि आज चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, पढ़ रहे, एक ही पेज पढ़ा, दूसरा ही पढ़ा, बस तीसरा ही पढ़ा, शाम हो गई पढ़ते पढ़ते, टाइम ही नहीं पता चला, टाइम कहाँ चला गया, ठीक है। और ऐसी ही पढ़ाई जब हमारी बोर्ड एग्जामिनेशंस के टाइम पे चलती है ना, तो हमारे सब्जेक्ट्स कवर नहीं हो पाते। आपके पास कितने ही सब्जेक्ट्स हैं, एक एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ कि आपका पॉलिटिकल साइंस है, आपका हिस्ट्री है और आपका सोशोलॉजी, एक एग्जाम्पल, ठीक है, कि आपके पास में ये सब्जेक्ट्स हैं। अब आप पढ़ने बैठे, आपको पॉलिटी भी पढ़ना, आपको हिस्ट्री भी पढ़ना, आपको सोशोलॉजी पढ़ना, बाद में हिंदी इंग्लिश है वो भी आपको पढ़ना है। चलो ये तो बच्चे क्या करते हैं, जब एग्जाम आते हैं तभी पढ़ते हैं, तो इसलिए इसको मैं भी कंसिडर नहीं कर रही, लेकिन हम इतने सब्जेक्ट्स को हमको पढ़ना होता है। अब आज सोशोलॉजी पढ़ने बैठे, चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं, वो ना चैप्टर कंप्लीट हुआ ना दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर हमने फोकस किया। तो जब भी पढ़ने बैठो, अपना टाइम और प्लान इसको सेट कर लो। एक एग्जाम्पल देती हूँ, आज मैं चैप्टर नंबर 8 पढ़ने बैठा हूँ। चैप्टर नंबर 8 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, ठीक है। एक मान लो जो आपका सोशल मूवमेंट, फीचर्स, मीनिंग, थ्योरीज, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ओल्ड एंड न्यू टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट, ये मैं आज एक दिन के अंदर कंप्लीट करूंगा। अगले दिन मैं सारी मूवमेंट्स पढ़ूंगा, ठीक है। तो आज मैंने कितने घंटे का टाइम लगाया, फॉर एग्जाम्पल 3 आवर्स का मैंने आज टाइम लगाया। मान लो पढ़ने बैठे थे सुबह 12 बजे, तो 12 बजे से 3 बजे तक, और खाना पीना सब खा के बैठना, बीच में नहीं उठना है, ठीक है। अब मैं बैठा हूं तो मैं 3 घंटे ये इतना पार्ट कंप्लीट करूंगा। इस 3 घंटे को भी डिवाइड कर लो। एक एग्जांपल ले लेती हूं मैं, सोशल मूवमेंट, फीचर्स, टाइप्स और आपकी थ्योरीज। एक एग्जांपल, ये 3 टॉपिक्स हैं, 1 घंटे में इसको खत्म, 1 घंटे में इसको खत्म, 1 घंटे में इसको खत्म, ठीक है। एक घंटे में ये छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने कंप्लीट कर लिए। तो एक आपका ये टाइम हो गया, एक ये आपका प्लान हो गया कि आप इस 3 घंटे के अंदर क्या पढ़ने वाले हो। वरना आपने भी ये चीज देखी होगी कि अगर आप थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट पढ़ने बैठे हो, 12 बजे पढ़ते पढ़ते 4 बज जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ चला गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये कैपिटल में लिख देती हूँ तो आपको भी पता है कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। पढ़ रहे हो ना, पढ़ते पढ़ते साइड में छोटे छोटे नोट्स बनाओ। अब आप लॉन्ग नोट्स बनाने का आपके पास में उतना टाइम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आप बना लो, नहीं तो छोटे छोटे नोट्स बनाओ। जैसे आपने फीचर्स पढ़े सोशल मूवमेंट के, एक फीचर है सोशल मूवमेंट का, सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन ओवर टाइम। सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन ओवर टाइम, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपने उसको साइड में लिख लिया। फीचर्स ऑफ सोशल मूवमेंट आपने हेडिंग डाली, ठीक है, आपने लिखा फीचर्स ऑफ सोशल मूवमेंट, फर्स्ट पॉइंट सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन ओवर टाइम। अब इसको पढ़ना इतने अच्छे से है कि जब बाद में रिवाइज करने बैठो सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन ओवर टाइम, तो वो रिकॉल होना चाहिए आपको कि मैंने इस पॉइंट के अंदर क्या पढ़ा था। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरीके से हमको अपनी पढ़ाई करना है। तो पहले हमने चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट कर लिया, हम चैप्टर नंबर 2 पर आ गए। ऐसे करके एक एक करके हमको चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अब ये देखो, ऐसा नहीं कि 12 घंटे मतलब पूरे दिन भर में 24 घंटे में आपको सिर्फ 3 घंटे पढ़ाई करनी है।
मेरा सजेशन आपको ये है कि जैसे आप मान लो आपके पास टाइम है पढ़ने को, अभी क्लासेस वगैरह भी लगती होंगी आपकी, तो अब ये जो टाइम आ चुका है अब आपकी क्लासेस में रिवीजन ही होगा, तो रिवीजन के लिए तो आप पढ़ ही रहे हो, है ना। उसके आगे आप एक अपना टाइम बना लो कि मान लो मैं 12 बजे घर आता हूँ, मान लो एक एग्जांपल, आप 12 PM पे घर आते हो, आप थक गए हो, खाना पीना खा लो, है ना, 2 बजे तक आपने मतलब थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट भी कर लिया, थोड़ा खाना पीना भी खा लिया, मान लो मैं अप्रोक्सीमेटली आपने 3 घंटे सो भी लिया, खाना पीना भी खा लिया, सब अच्छे से चिल कर लिया, 3 घंटे इज इनफ फॉर यू, है ना। ये मैं मैक्सिमम टाइम्स बता रही हूँ, मिनिमम आप अपने अकॉर्डिंग करो। 3 घंटे चिल किया, 3 बजे से पढ़ने बैठे, 3 से 6 एक सब्जेक्ट, 6:30 से 8:30 कोई एक सब्जेक्ट, इजी सब्जेक्ट जो आपको आता है, और फिर इसके बाद में थोड़ा सा 1 आध घंटे कोई और चीज हमने पढ़ी, मान लो खाना पीना आपने खाया 9:30 बजे से 11:30, ये टाइम मैक्सिमम है। फिर से आपको बता दूं, आप इसमें ये भी कर सकते हो कि आपने 12 से 2 चिल किया, आपने फिर 2 बजे से पढ़ने बैठे 4 बजे तक, फिर आपने 1 घंटे एंजॉय किया, फिर आप बैठे 5 बजे से 7 बजे तक, फिर आपने थोड़ा सा टाइम लिया, 7:30 से 9:30 पढ़ा 2-2 घंटे, और उसके बाद में सो जाओ खाना पीना खा के। ये प्लान आपको बनाना है, ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें अलग अलग पता होंगी कि मैं इस टाइम पे ये करता हूँ, इस टाइम पे मुझे ये करना पसंद है। मान लो आप में से ऐसे कुछ लोग हैं जिनको नींद आती है 4 बजे, मतलब मैं आपसे क्या बोल रही हूँ कि 12 से 3 आप खाना पीना खा लो, सो जाओ। मान लेते हैं आप में से किसी को ऐसा है कि 4 बजे नींद आती है भाई, 12 बजे नहीं आती या 2 बजे नहीं आती, है ना, एक नैप लेना होता है, थक जाते हैं, सब बच्चे सोते घर आके, ठीक है। मान लो आपके साथ भी ऐसा होता है, तो आपको क्या एक चीज़ करनी है, आप 12 बजे आए, आपने 1 बजे तक खाना खाया, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आपने पढ़ाई करी, फिर सो जाओ 1 घंटा, फिर उठो, फिर पढ़ाई करो, ठीक है। देखो करना तो पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, इतना लाइटली नहीं ले सकते हो, लेकिन हाँ इतना भी मत लो कि रात दिन बस पढ़ ही रहे हो, इतना पढ़ रहे हो कि एग्जाम टाइम आते आते तक फ्रस्ट्रेट हो जाओ, ऐसा भी नहीं करना है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, आपको अपना एक प्लान बनाना है। प्लान बनाने के साथ साथ में आपको याद रखना है कि आपने जो है एक टाइम डिसाइड करना है और आपको एक प्लान बना के रखना है ना, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी पढ़ाई करेंगे, नोट्स बनाएंगे साथ साथ में। अब ये नोट्स का क्या काम है, इस पर भी अभी आ रहे हैं आगे। टाइम प्लान प्लस नोट्स, ये 1 महीने का प्लान है। 1 महीने के अंदर चैप्टर्स कंप्लीट करो, ठीक है। 1 महीने के अंदर चैप्टर्स कंप्लीट करो, छोटे छोटे नोट्स बनाओ। अभी आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, ठीक है। नोट्स बनाओ, पढ़ते जाओ, नोट्स बनाओ, पढ़ते जाओ, सब सब्जेक्ट्स के साथ आपको यही करना है। नेक्स्ट मंथ में आ गए अब हम, ठीक है। ये 1 मंथ की बात यहाँ पर हो गई थी, अब हम आ गए हमारे नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। 1 मंथ का प्लान इज ओके, कर सकते हो ये सारे सब्जेक्ट्स में, इतना तो कर सकते हो, इतने साल भर से पढ़ रहे हो तो इतनी चीज हो जाएगी। अब हम आ गए हमारे 2nd मंथ में। 2nd मंथ में क्या एक चीज हमको करनी है, रिवीजन। जस्ट डू रिवीजन, रिवाइज करो, आंसर लिखो, रिवाइज करो, आंसर लिखो। रिवाइज किसको करोगे, पूरी बुक तो रिवाइज कर नहीं सकते, जो नोट्स बनवाए थे ना 1st मंथ में, वही 2nd मंथ में रिवाइज करने और आंसर लिखने। रिवाइज करो, आंसर लिखो, रिवाइज करो, आंसर करो, ठीक है। यही आपका वो हो जाना चाहिए कि अब मैंने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया, मुझे बस रिवाइज करना और मुझे आंसर करना है। अब जो लास्ट मंथ बचा है उसमें क्या करोगे, सभी सब्जेक्ट्स के अपने एक एक डेज डिसाइड करो या वीक डिसाइड करो कि इस वीक में सिर्फ हिस्ट्री पढ़ूंगा, इस वीक में मैं बस सोशियोलॉजी पढ़ूंगा, इस वीक में मैं बस ये वाला सब्जेक्ट पढ़ूंगा। और फिर उसके बाद में आप उसको क्या करो, रिवाइज और आंसर, रिवाइज और आंसर। कहीं पे लगता है कि रिवीजन करने के बाद भी आंसर सही नहीं हो रहा है, तो फिर वापस से चैप्टर खोल लो, वापस से एक बार चैप्टर को रीड कर लो। तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी है ना, ये करनी पड़ेंगी, ठीक है। साथ साथ में मैंने आपसे क्या एक चीज़ कही कि ये जब तक आप 1 मंथ का अपना पूरा कंप्लीट करोगे तब तक आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, तब तक ये चैप्टर वाइज MCQ, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग सारे हो जाएंगे। तो अब जो मैंने आपको बोला कि 2nd मंथ में आपको सिर्फ रिवाइज और आंसर करना है, तो आपके पास क्वेश्चंस हैं, मैग्नेट ब्रेन्स ने भी प्रोवाइड करे हैं, आपकी बुक्स में भी हैं, आप उनको आंसर करने की कोशिश करो, लिखने की कोशिश करो। लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है। तो फिर उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो। अब देखो अभी भी 1 महीना एक्सेस में है ना हमारे पास, अगर ये प्लान आप बनाते हो तो आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैंने बोला 1 महीना, आप उसमें लगाओगे 1.5 महीना, ठीक है। मतलब आप 15 डेज आगे जाओगे ही जाओगे किसी ना किसी रीज़न की वजह से, तो वो इसीलिए 1 मंथ को एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं,
ठीक है, कि इसको अच्छे से रिवाइज करना है। अगेन आई एम सेइंग, जितना ज़्यादा रिवीजन आपका रहेगा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आंसर लिखने की, आप उतने अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओगे। फिर आप एग्जाम टाइम पे कंफ्यूज नहीं होगे कि मैं क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं। फिर आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा। मैंने आपसे कहा था टाइम मैनेजमेंट पर भी हम आएंगे। लो आ जाते हैं टाइम मैनेजमेंट पे। ठीक है, अब देखो टाइम का क्या है कि जैसे आपको पता है 3 आवर्स जो है मिलने वाले हैं। आई होप सो दिस इज क्लियर। तो अब मैं इसको रब कर देती हूँ। सो मैंने आपसे कहा कि 38 क्वेश्चंस आएंगे और 3 आवर्स हमारे पास में टाइम है। अब 3 आवर्स का अगर हमारे पास में टाइम है तो एक चीज तो हम कर ही सकते हैं। देखो 38 क्वेश्चंस है, 4 सेक्शन है, ए बी सी और डी। अगर इनके मार्क्स हम देखें, टोटल मार्क्स 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, टोटल 20 मार्क्स। 9 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, टोटल 18 मार्क्स। 6 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के, टोटल 24 मार्क्स। 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स, टोटल 18 मार्क्स। हर एक सेक्शन से इतने इतने मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। क्लियर? अब देखो सबसे ज्यादा मार्क्स कहां पर हैं? सेक्शन सी में। सबसे ज्यादा मार्क्स कहाँ है? सेक्शन सी में है। और ये कौन से क्वेश्चंस हैं? शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा मार्क्स कहाँ पर हैं? सेक्शन ए में। अब आप मुझे बताओ सेक्शन ए को करने में आपको कम टाइम लगेगा या सेक्शन सी को आपको कंप्लीट करने में कम टाइम लगेगा? ऑब्वियस है ना, सेक्शन ए को करने में कम टाइम लगेगा क्योंकि सिर्फ 20 एमसीक्यूज ही तो हैं। अगर आप चाहो तो इन 20 एमसीक्यूज को 20 से 30 मिनट्स के अंदर मैक्सिमम, अगेन मैं टाइम आपका मैक्सिमम ही लेके चलती हूँ, ठीक है, मिनिमम नहीं मैक्सिमम। तो 20 से 30 मिनट मैक्सिमम में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 8 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ तो 8:30 तक आपके एमसीक्यू हो जाएंगे, है ना। अब आ जाओ सीधे सेक्शन सी पे। सेक्शन सी करना स्टार्ट किया, कितने क्वेश्चंस हैं? 6 क्वेश्चंस हैं। बस 6 क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। इंट्रोडक्शन और वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट भी कितनी है आपकी, मतलब मेन पार्ट वर्ड लिमिट है आपकी 80 वर्ड्स, ठीक है। 6 क्वेश्चंस हैं, 80 वर्ड्स में आपको आंसर करने हैं। मैं मैक्सिमम मान के चल रही हूँ कि आपको यहाँ पर 1 घंटा लगता है, तो आपने 9:30 तक ये सेक्शन भी कर लिया। अब आ जाओ आप ये सेक्शन डी पे। वैसे ये दोनों सेक्शंस इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इस सेक्शन को भी पहले कर सकते हो, आप चाहो तो इस सेक्शन को भी पहले कर सकते हो। ये दोनों आपका 9:30 तक कंप्लीट हो गया। पेपर हमारा कितने बजे तक है? 8 से 11, 3 घंटे का होने वाला है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 9:30 के बाद में आप इस सेक्शन पे जाओ। ये 2 मार्क्स के 9 क्वेश्चंस हैं। अगर आप एक क्वेश्चन को करने में 5 मिनट लेते हो तो 9 क्वेश्चंस को करने में आप कितना टाइम लोगे? 45 मिनट। इतना ही टाइम लोगे ना, 45 मिनट लोगे। 5 मिनट में तो 30 वर्ड आराम से लिख, मतलब 5 मिनट मैंने मैक्सिमम बोले हैं। आप आराम से 2 से 3 मिनट में हर एक क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। तो 45 मिनट आपके यहाँ पर हो गए। अब कितना बच गया? 10:15 हो गया। अब आपके पास कितना टाइम बच रहा है? 45 मिनट्स। क्वेश्चन यहाँ पे कितने हैं? 3। मैक्सिमम अगर आपने एक क्वेश्चन के लिए 15 मिनट भी लिया तो आप आराम से सेक्शन डी को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं हर क्वेश्चन के लिए आपको 15 मिनट ही लगेगा। हो सकता है आपको क्वेश्चन आते हो आप 10 मिनट में भी कर लो उसको। ये मैक्सिमम टाइम है। आराम से आपका 11 बजे पेपर कंप्लीट होगा। और कोशिश करो इस टाइम को और कम करने की। कोशिश करो कि आपका पेपर 10:50 पर कंप्लीट हो जाए और 10 मिनट में आप उसको रिव्यू भी कर लो पूरा का पूरा, ठीक है। अब ये चीज़ कब आएगी आपके मतलब रूटीन में? जब आप प्रैक्टिस करोगे। नहीं तो मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, मतलब स्टूडेंट्स इस सेक्शन ए को करने में भी 1 घंटा लगा देंगे। समझ रहे हो आप? 1 घंटा लगा देंगे। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है, आप क्वेश्चन देखोगे, आपको पता होगा कि आंसर इसका ये होने वाला है, ठीक है। तो हम मैक्सिमम टाइम लेते हुए भी अगर चलें तो इतने में हमारा पेपर हो सकता है। अगेन ओनली प्रैक्टिस एंड रिवीजन। तो अब मैं आपको ये चीज़ कह रही हूँ कि आपने मतलब जितनी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट करवाई हैं आप उतना पढ़ के रखो। और मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि अब हम इतना मतलब 1 साल हम पढ़ रहे हैं, इतने साल महीनों से पढ़ रहे हैं, तो आपको इतनी चीज़ें तो क्लियर होंगी। आपको क्या करना है? चैप्टर उठाना है, चैप्टर रीड कर रहे हो और आंसर उसके नोट्स बनाओ। नेक्स्ट मंथ में जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं उसके आंसर करना स्टार्ट करो, ठीक है। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को स्किप मत करना, वो आते हैं क्वेश्चंस उसमें से। आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को लिखना स्टार्ट करो, रिवाइज करो नोट्स से और आंसर लिखना स्टार्ट करो। गलतियां हो रही हैं, होने दो। भूल रहे हो, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
अब जब आपने देख लिया, जैसे मान लो आपने चैप्टर नंबर 2 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस उठाए, आपने अपने नोट से रिवाइज किया और आप उसको आंसर करना स्टार्ट कर दिया। आपने देखा कुछ कुछ क्वेश्चंस को आप आंसर नहीं कर पा रहे थे, पहले पूरा आंसर लिख लो, फिर उसके बाद में वापस से जाओ अपनी बुक में, वापस से उसको पढ़ो, जल्दी पढ़ो अब, क्योंकि आप पहले ऑलरेडी एक बार बहुत अच्छा टाइम दे चुके हो, ठीक है। अब जल्दी जल्दी इस चीज़ को पढ़ के फिर आंसर लिखने की कोशिश करो। जितना प्रैक्टिस आंसर में, क्योंकि मैं आपको ये चीज़ इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि जब हम ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो हमको आंसर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं तो एक्सपेक्टेड होता है कि थ्योरी सब्जेक्ट है, आप अच्छे से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करोगे। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको आंसर राइटिंग की बताई है कि जितना फ्लो चार्ट्स, एग्जाम्पल्स, टेबल्स बनाओगे, आपको लिखना कम पड़ेगा, आप अपने आंसर को ज़्यादा प्रेजेंट कर दोगे ऐसी चीज़ों के थ्रू। तो ये प्रैक्टिस में अपनी डालो, क्लियर। और जो मैं आगे आपको कराऊंगी आप उसको फॉलो करो। अगर मैं आपको एमसीक्यू करा रही हूँ, आप एमसीक्यू करो, आप देखो यहाँ पे और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ, ठीक है। आप वेरी शॉर्ट करो, शॉर्ट लॉन्ग सभी क्वेश्चंस को करो, PYQs आप करो, मैं लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन आपके साथ रखूंगी ही, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। बाय दिसंबर आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी और आप भी अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे। तो सिलेबस कंप्लीट, जस्ट डू प्रैक्टिस एंड रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब ये नहीं, मतलब कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं हो कि आप 2 दिन पढ़े, 4 दिन गैप ले लिया, फिर 4 दिन पढ़े, फिर 2 दिन गैप ले लिया, ऐसा नहीं। डेली पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो पर डेली पढ़ो। ये मत सोचो कि 3 महीने का टाइम है तो मैं आराम से पढ़ सकता हूँ, मैं आराम से हर एक चीज़ कर लूँगा और मेरे पास में तो बहुत टाइम है। टाइम, मैं आपको सच्ची बोल रही हूँ, चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो इसीलिए अच्छे से अपनी पढ़ाई करो और जैसे मैंने आपको प्लान बताया है, इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो। आई डोंट थिंक सो अब आपको और चीज़ों की ज़रूरत है। एक तरह से मेंटर की तरह मैं आपको हर एक चीज़ में हेल्प कर रही हूँ, तो आप जस्ट अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, चैप्टर्स को पढ़ो, कोई डाउट आ रहा है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो और साथ ही साथ में कंसिस्टेंसी को बनाए रखो। ये मंत्र अगर आप रखते हो ना, लिटरली आपको सक्सेस मिलेगी और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में। ये चीज़ आप हर एक सब्जेक्ट के साथ में कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ सोशियोलॉजी के साथ में आपको करना है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई होप सो आप सभी बहुत अच्छा अपने एग्जाम्स में परफॉर्म करोगे। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। तो अच्छे से पढ़ाई करो, कोई भी डाउट है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू वेरी मच।